दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें ना तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सबका डेट यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। और इतिहास का डेफिनेशन है, इसको भी आपको पढ़ लेना। एक नोट्स है ना, इसको आप पढ़ोगे सब समझ में आएगा। पढ़ते जाओ इस प्रकार से सीधे वीडियो को, मतलब कि देखो पूरा देखो, समझ में तो आएगा ही, है ना। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 तक के जो कार्यकाल है ना, इसी बीच में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तरकालीन मुगल शासक। तो औरंगजेब महान मुगल राज्यों के मुगल शासकों की कड़ी में अंतिम शासक था ये। औरंगजेब कहने का मतलब ये समझेंगे बात को कि मुगल शासक में ये जो मुगल शासक के जो कड़ी चलते आ रहा था ना, जो मुगल शासक अगला बनते जा रहा था वंश बाई वंश, तो ये अंतिम था। क्योंकि जब इसका मौत हो गया 1707 ईस्वी में, तो फिर मुगल राज में योग्य शासक पैदा होना बंद हो गया। और औरंगजेब के बाद अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह जफर। यहाँ तक जितना भी शासक था ना, सबको उत्तरकालीन मुगल शासक कहा जाता है। तो साफ शब्दों में अगर हम बोलें तो आखिर उत्तरकालीन मुगल शासक कहते किसको हैं, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितना सारा भी मुगल शासक आया ना, वो सारे के सारे उत्तरकालीन मुगल शासक कहलाता है। तो उत्तरकालीन मुगल शासक जो भी रहता है ना, वो उतना बहादुर नहीं रहता जितना पहले रहता है। ये लोग ना थोड़ा सा मूर्ख टाइप रहता है, मतलब कि कोई जैसे तैसे रहता था, ठीक ना। कोई मतलब क्या बताएं, बहुत प्रकार से आपको पढ़ोगे ना तो इसमें सब चीज़ पता चलेगा। और सब चीज़ जैसे कि कोई लंपट है, कोई मूर्ख है, कोई कायर है, तो कोई अयास है, कुछ इस प्रकार से हुआ दोस्तों। अब आगे देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में देखें तो पहला नंबर बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल है 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम, उसका पुत्र यानी कि जो औरंगजेब का जो पुत्र था उसका नाम था मुअज्जम। मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये मुगल शासक बनता है। और जब ये शासक बनता है ना तो उस समय इसका उम्र 65 वर्ष रहता है। इस बात को याद रखिएगा। और जो बहादुर शाह प्रथम रहता है, ये अपना भाई था इसका, उसका नाम था आजम शाह और एक का नाम था कामबख्श। इसको पराजित करने के बाद ये शासक बना था। काफ़ी बूढ़ा हो गया था तब बना था, 65 वर्ष की उम्र में बना था ये। तो कामबख्श और आजम शाह दोनों को क्या किया, ये मार दिया। तो जो बहादुर शाह जो प्रथम था ना, ये चूँकि क्या हुआ था ना कि स्थिति बिगड़ते जा रही थी, है ना। तो बहादुर शाह प्रथम ने मुगलों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। इसने विद्रोह को शांत करने के लिए प्रयास किया था। कौन? बहादुर शाह प्रथम। बूढ़ा था बेचारा। और बहादुर शाह के ही काल में, इस बात को आप याद रखिएगा कि बहादुर शाह के काल में 1708 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु, है ना, एक बार एक वीडियो बनाएंगे कभी जिसमें सिखों के सारे गुरु को हम याद करवाएंगे आपको। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुआ था। तो इस पॉइंट को ना, इसको आप ना वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे करके बना सकता है, ठीक ना। कि बहादुर शाह जो है ना, इसके शासनकाल में मतलब कि किसकी मृत्यु हुई थी, है ना। सिक्खे के कितने गुरु ऐसे पूछ सकता है, उसका नाम पूछ सकता है, कुछ इस प्रकार से। तो इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सिखों के 10वें गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह, इसका मृत्यु हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुआ था तब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर जो रहता है ना, वो सिखों का नेता बन जाता है। और ये क्या करता है कि पूरे पंजाब पर अधिकार कर लेता है। कौन? बंदा बहादुर। अब अब क्या हो गया, अब पूरा पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो इसी मराठा विद्रोह को शांत करने के लिए जो बहादुर शाह प्रथम रहता है ना, क्या करता है, ये संभाजी का पुत्र रहता है साहू, उसको मतलब बहुत पहले कैद किया रहता है, उसको छोड़ देता है कि जाएगा ये लोग अपने लड़ेगा। क्योंकि जो साहू था ना, ये जाएगा तो अपना उत्तराधिकारी के लिए यानी कि लड़ेगा ये। तो इसको बहादुर शाह प्रथम छोड़ देता है। किसको छोड़ता है? साहू को छोड़ता है, ठीक है ना। अब साहू को छोड़ देता है किस लिए छोड़ता है? ताकि जाके लड़े, है ना। जो विद्रोह हो गया उसको शांत करने के लिए उद्देश्य, मतलब एक प्रकार से कूटनीति का यूज किया एक प्रकार से, तो छोड़ दिया। लेकिन बहादुर शाह प्रथम मुगल राज्यों को संभालने में असफल रहा। कोशिश तो किया मगर असफल रहा। आपको याद रखिएगा इस चीज़ को। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गया और 1712 ईस्वी में बहादुर शाह का मृत्यु हो गया। आपको अभी बताए थे कब इसका मतलब कार्यकाल कहाँ से शुरू हुआ था बहादुर शाह प्रथम का, तो ये 1707 से 1712 तक। तब इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इसका जो कार्यकाल था बहादुर शाह प्रथम का कितना था, ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब आगे चलते हैं।
तो 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गया। अब बहादुर शाह जो प्रथम था ना, इसको शाह ए बेखबर कहा जाता था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, VVI पॉइंट है ये, इस पर स्टार लगा लीजिए, इसको याद रखना है आपको। और बहादुर शाह के मरने के बाद इसके 4 पुत्र था, जिसमें चारों पुत्रों में आपस में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। वो 4 पुत्र कौन था? जहांदार शाह, अजीमुल शान, रफ़ीउल शान और जहान शाह। ये 4 था, मगर उसमें से जहांदार शाह रहता है, ये शासक बनता है 1712 से 1713 के बीच में बनता है, मात्र 1 साल के लिए बचता है, शासक बनता है ये। तो बनाने में इसका हाथ रहता है किसी और का। तो अब ना इनमें से जो जहांदार शाह रहता है, ये उत्तराधिकारी युद्ध में, यानी कि जो लोग आपस में जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ता है ना, तो इसमें जहांदार शाह जो रहता है वो सफल होता है। तो हालांकि जहांदार शाह ये खुद से मतलब कि ये नहीं, वो इसको कोई हेल्प किया था, वो हेल्प किया था, उसका नाम था जुल्फ़िकार खां। क्या नाम था उसका? जुल्फ़िकार खां नाम था उसका। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि इसको हेल्प कौन किया था? इसको हेल्प किया था जुल्फ़िकार खां, जुल्फ़िकार खां, है ना। तो यही था जो मतलब कि जहांदार शाह को हेल्प किया था, इसलिए ये जीत गया उत्तराधिकार के युद्ध में। तो जुल्फ़िकार खां को भूलना नहीं है, इसको याद रखना है कि कौन मदद किया था, इसको भी स्टार लगा लेना है, इसको याद रखना है। अब आगे समझते हैं। तो इसलिए शाहजहाँ ने, अब देखो सॉरी, इसलिए जो जहांदार शाह था ना, ये जुल्फ़िकार को चूंकि इसको हेल्प किया, तो जुल्फ़िकार खां को ही क्या किया, अपना वजीर या प्रधानमंत्री बना लेता है। अब जहांदार शाह क्या हुआ ना, कि जहांदार शाह जो था ना, ये भी कोई योग्य नहीं था, ये भी एक अयोग्य एवं विलासी था, है ना, विलासी शासक था, अच्छा नहीं था। ये जुल्फ़िकार खां था, ये ना इसको बना दिया। वह लाल कुमारी या लाल कुमार नामक एक वेश्या से प्रेम करता था, और प्रेम इतना करता था कि उसमें पागल था वो। इसके शासनकाल में हिजड़े हिजड़े एवं अयोग्य वो लोग जो था ना, ऊंचा ऊंचा पोस्ट पर था। सोचो ये कैसा था ये शासक जहांदार शाह। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, बट ये लिखा हुआ है, बस हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा भी हमारे देश में ऐसा ऐसा भी शासक रहा है। तो क्या करता था ये, मतलब कि इस नाम को याद रखना है कि कौन सा, मतलब किससे प्रेम करता था। तो लाल कुमारी या लाल कुमार नामक मतलब कि एक क्या थी ये, वेश्या थी, इससे प्रेम करता था, है ना। प्रेम इतना करता था कि पागल था। और मतलब कि हिजड़े को जो भी अच्छे, मतलब उसको अच्छे अच्छे पोस्ट पर रखता था। और जो भी इसका मतलब कि योग्य या अनुभवी लोग होता था ना, उसको दरबार से बाहर निकाल देता था ये, है ना। और फिर इस बात को यहाँ यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि 1713 ईस्वी में 2 सरदार था, जिसका नाम था सैयद बंधु, है ना। तो जो सैयद बंधु था ना, ये मतलब कि क्या किया ना, कि जहांदार शाह को मार करके इसी का भतीजा था, जिसका नाम था फारूक सियर, ये फारूक सियर को अगला शासक बना देता है। तो कौन बनाता है? 2 सरदार रहता है, जिसका नाम रहता है सैयद बंधु। आगे इसका नाम आएगा, आपको पता चलेगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? मतलब इस पॉइंट को आपको देखिए नोट करके लिखा हुआ ना, तो इसको भी आपको नोट करके लिख लेना है। आप हो सको ना, जैसे हम लिखे हैं ना, उस प्रकार से आप भी नोट बना लो, क्योंकि एक समय लगा हमको भी बनाने में, अच्छा खासा टाइम लगे, एक नोट तैयार कर लिए और सोचे इसी से बता देते हैं, कितना टाइपिंग करेंगे, कितना समय लग जाएगा। तो इससे सबसे अच्छा है कि इसी से आप याद कर लो। तो जहांदार शाह को क्या कहा जा गया? उसको लंपट मूर्ख कहा गया, ठीक ना। और उसको जो बहादुर शाह प्रथम था, उसको क्या कहा गया था? बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा गया था? उसको शाह ए बेखबर कहा गया था, है ना दोस्तों। हम लोग देखे थे ना कुछ देर पहले अभी, कि उसको शाह ए बेखबर कहा जाता था, है ना। शाह बहादुर शाह प्रथम जो था, उसको शाह ए बेखबर। इसको क्या कहते हैं? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। मूर्ख था ना, वैसे से प्रेम करता था, हिजड़ा को ऊंचा ऊंचा पोस्ट पर रखता था, जो अयोग्य व्यक्ति था, विलासी था, ऐसे ऐसे को ऊंचा पोस्ट पर रखता था। इसके साथ ही पहली बार मुगल शासक के निर्धारण के लिए सरदारों ने खुलकर भाग लिया। अब जैसे ही हटा ये जहांदार शाह, तो अब और ना जो जो भी सरदार था ना, जैसे कि एक पढ़े थे ना अभी अभी देखो, जो सैयद बंधु था ये, है ना। तो सरदार भाग लिए ना इसमें, इसको हटाया, फिर इसका भतीजा को क्या किया, फारूक शेर को ये शासक बना दिया। तो एक प्रकार से जो मुगल शासक है ना, इसके निर्धारण के लिए सरदारों ने क्या किया, खुलकर भाग लिया। और यही 2 भाई था, जिसका नाम था हुसैन अली खां और एक अब्दुल्ला खां, इसी को, है ना, सैयद बंधु के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये क्या कर गया, अब ये किंग मेकर बन गया। क्या बन गया ये सैयद बंधु? किंग मेकर। सैयद बंधु का नाम क्या था? एक का नाम था हुसैन अली खां, एक का नाम था अब्दुल्ला खां। इसी को सैयद बंधु कहा जाता है संयुक्त रूप से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो दिल्ली में मतलब कि लगभग 1723 से 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक दिल्ली में शासकों का निर्धारण यही कर रहा था। कौन? सैयद बंधु, यानी किंग मेकर बन गया था 1713 से 1720 के बीच में। इस बात को भी आप अगर याद रख सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस मतलब आपके लिए।
अब आते हैं अगला फर्रुखसियर, जो कौन था ये, उसी का लंपट मूर का ये भतीजा था ये, है ना, जहादर शाह का भतीजा था। अब इसके बारे में देखते हैं। तो जो फर्रुखसियर था ना, ये सैयद बंधु की सहायता से क्या बन गया, ये मुगल शासक तो बन गया, इसने अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बनाया। और जो अब्दुल्ला खां था ना, सैयद बंधु का ही दो भाई था ना उसमें, उसमें अब्दुल्ला खां को ये क्या बनाया, ये अपना वजीर या प्रधानमंत्री बनाया। और हुसैन अली को मीर बख्शी बना लिया। मीर बख्शी मतलब सेना मंत्री बना लिया, है ना। हुसैन अली को क्या किया, ये मीर बख्शी बना लेता है ये। तो इस बात को भी आपको याद रखना है दोस्तों। देखो ये पॉइंट का ना आप लिख लो, इसको पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी हम जो लिखते, जैसे लिखा हुआ ना मेरा, उसी प्रकार से आप भी लिख लो। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो सैयद बंधुओं की पतन होते हुए मुगल राजवंश को बचाने का प्रयास किया। अरे कहने का मतलब ये हुआ ना, जो सैयद बंधु था ना, ये जो मुगल राजवंश का पतन हो रहा था, इसको बचाने का काम किया। कौन, सैयद बंधु। कोशिश किया, प्रयास किया, बचा नहीं पाया। फर्रुखसियर के शासन सॉरी फर्रुखसियर के काल में सत्ता वास्तव में सैयद बंधु के पास था। फर्रुखसियर को ये बनाया था ना, किंग वगैरह तो वही था, तो सत्ता वास्तव में अगर बात करें तो सैयद बंधु के पास ही हो गया। और इसी के शासनकाल में जो बंदा बहादुर जब पढ़े थे कि जो सिख के 10वां गुरु था, उसके मृत्यु के बाद जो पूरा पंजाब पे अधिकार कर लिया था, कौन, बंदा बहादुर। तो ये बंदा बहादुर को क्या कर दिया, पकड़ लिया गया, यानी इसी के शासनकाल में पकड़ा गया बंदा बहादुर। और जब बंदा बहादुर जब पकड़ा गया तो इसको कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल करो। जब इस्लाम कबूल नहीं किया तो इसको बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया। इस बात को आप याद रखिएगा। अब क्या हुआ, सैयद बंधु के प्रयास से 1719 ईस्वी में मराठों के साथ संधि हुई, है ना। इस संधि के द्वारा मराठों और मुगलों के बीच कुछ समय शांति कायम रही। यानी जो काफ़ी ये हो रहा था, पूरा मतलब कि विद्रोह कर लेता पंजाब में इस समय, है ना। तो अब हुआ कि वो तो उसको तो मृत्युदंड दे दिया गया। अब तो और ज़्यादा विद्रोह बढ़ेगा ना। मगर क्या हुआ ना कि सैयद बंधु के प्रयास से 1719 ईस्वी में दोनों के बीच में, मराठा और मुगल के बीच में एक मतलब शांति होता है, जिसके कारण थोड़ा सा मतलब कि शांति रहता है। उसके बाद ये फर्रुखसियर जो है ना, इसके बारे में और भी आगे पढ़ने को मिलेगा हमको, यहीं पर इशारा नहीं है, कुछ ना छोटा छोटा मतलब कि कुछ पॉइंट अगर आता तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ। तो फर्रुखसियर के शासनकाल में ही एक निश्चित धन के बदले अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने की छूट दी जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि किसके काल में, फर्रुखसियर के शासनकाल में एक निश्चित धन, छोटा सा धन मतलब छोटा सा टैक्स देना, इसके बदले में अंग्रेज को पूरे भारत में व्यापार करने का छूट मिल गया। तो किसके काल में, फर्रुखसियर के काल में। अभी तक उतना जो भी पढ़े थे तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था, अंग्रेज का मेंशन नहीं था, मगर ये अब यहाँ से हो गया थोड़ा सा मतलब कि अंग्रेजों को छूट, मैंने पूरे भारत में देखो, यहाँ तक जो था उसमें अंग्रेज का मेंशन नहीं था ना, यहाँ पर पहली बार मेंशन हुआ है ना। तो अब फर्रुखसियर के शासनकाल में ही निश्चित धन के बदले अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने का छूट दे दिया गया। अब सैयद बंधु जो है ना, वो मुगल राजवंश को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहा था, लेकिन क्या करने लगा, ये बुड़बक जो था ना फर्रुखसियर, ये इसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। किसके विरुद्ध, सैयद बंधु के विरुद्ध में, जिसके कारण सैयद बंधु ने, है ना, फर्रुखसियर की हत्या करवा दिया। उसको लगा कि यार ये क्या कर रहा है ना, ये उसी के मतलब कि जो इसको बनाया उसी के विरुद्ध ये षड्यंत्र करने लगा। तो इसीलिए ना इसको घृणित कायर भी कहा जाता था, है ना। कायर और भी कुछ काम किया होगा, तो इसीलिए इसको यानी याद रखिए कि किसको घृणित कायर कहते थे, तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, आगे समझते हैं। फिर एक शासक आता है रफ़ी उद दरजात, जो मतलब कि कुछ महीना के लिए बनता है, जो कि फरवरी में बनता है, ये जून में हट भी जाता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखा जाए। तो फर्रुखसियर की हत्या के बाद जो किंग मेकर जो सैयद बंधु रहता है ना, वो रफ़ी उद दरजात को क्या करता है, अगला शासक बनाता है। लेकिन ये कुछ महीनों में इसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, ठीक है ना, ये मारा जाता है उससे, यानी ट्यूबरकुलोसिस मारा जाता है, ये बीमारी है। अब आता है अगला, वो दरजात है, अब अगला आ गया रफ़ी उद दौला। तो रफ़ी उद दौला जो है ना, ये शासक बनता है जून 1919 से और सितंबर 1917, ये भी कुछ दिन के लिए रहता है। तो सैयद बंधु ने अगला शासक रफ़ी उद दौला को बनाया, लेकिन कुछ समय बाद यह भी मर गया। रफ़ी उद दौला ने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर ना इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, ठीक ना, कि रफ़ी उद दौला ने, या तो पूछेगा कि शाहजहाँ द्वितीय का उपाधि किसने धारण किया था, रफ़ी उद दौला ने। अब अगला आता है दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से 48 के बीच में। अब क्या किया, सैयद बंधु जो था ना, ये 1719 ईस्वी में
इसका नाम था रोशन अख्तर। किसका? मोहम्मद शाह रंगीला को, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम था रोशन अख्तर। इस नाम को भी याद रखिएगा, ये इस नाम हो सकता है पूछ दे। तो सैयद बंधु ने 1719 ईस्वी में रोशन अख्तर को अगला शासक बनाया। मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना, और ये मोहम्मद शाह के नाम से ये, चूँकि मिजाज का रंगीला मिजाज का था, इसलिए इसका नाम के बाद में ना टाइटल के तौर पे ये ना रंगीला मिल गया। तो यह रंगीन मिजाज का था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह जब शासक बना था तो उसकी उम्र मात्र कितने थी? महज 17 साल थी। यह एक विलासी नौजवान था। दिन रात सर सुरा एवं सुंदरी में डूबा रहता था बेचारा ये, है ना। और मोहम्मद शाह ने सैयद बंदियों जो मोहम्मद शाह जो है ना, ये जिसको रोशन अख्तर कहते हैं, ये सैयद बंधु से मतलब कि डूबा रहता था। तो सैयद बंधु हो सकता है इसको डिस्टर्ब करता होगा, तो उसको पीछा छुड़वाने के लिए क्या किया ना, वो चिनकिलिज खां को इसके लिए तैयार किया। चिनकिलिज खां चिनकिलिज खां को तैयार करवाता है कौन? चिनकिलिज खां को ही कहते हैं निजाम उल मुल्क। इस बात को याद रखना है आपको, निजाम उल मुल्क किसको कहते हैं? चिनकिलिज खां को कहते हैं। तो जो मोहम्मद शाह है ये चिनकिलिज खां को तैयार करवाता है, अब बेचारा को मरवा देता है। तो 1720 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने हुसैन अली खां को मरवा दिया। हुसैन अली खां को मरवा देता है। कुछ समय बाद उसने अब्दुल्ला खां को भी मरवा देता है। तो इस प्रकार 1720 ईस्वी में सैयद बंधु क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, तो इसलिए सैयद बंधु का काल लिखा होता वहाँ पर कि 1720 ईस्वी में इसका अंत हो गया। तो अब क्या हुआ? अब ये तो बढ़िया काम कर दिया ना इसके लिए, तो पुरस्कार स्वरूप क्या किया? जो मोहम्मद शाह रंगीला था ना, वो चिनकिलिज खां को अपना वजीर बना लिया, यानी कि प्रधानमंत्री। तो चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क क्या था? ये योग्य व्यक्ति था। ये उसको यहाँ से याद रखना है, ये देखो ये पॉइंट याद रखो चाहे, मगर ये याद रखना जरूर कि मतलब कि उपहार स्वरूप क्या किया, ये मोहम्मद शाह जो रंगीला था वो चिनकिलिज खां को क्या किया? प्रधानमंत्री या वजीर बना लिया। अब यहाँ पर ना दोबारा शायद हो गया, चलो कोई बात नहीं। चलो, तो अब ये भी ना जो मोहम्मद शाह रंगीला को सुधारने का प्रयास किया कौन? चिनकिलिज खां, है ना। चिनकिलिज खां था, ये मोहम्मद शाह रंगीला को सुधारने का कोशिश किया कि बाबू देखो ऐसे मत करो, ये नहीं करो, है ना, मगर सुधरा नहीं, है ना। तो 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क दक्षिण भारत चला गया और वहाँ जा करके हैदराबाद का स्थापना कर दिया। कौन किया? निजाम उल मुल्क। BBI, ठीक ना, इसको BBI कर लो। और 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घुड़सवार के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। कब? 1737 ईस्वी में, मात्र 500 घुड़सवार के साथ। और मोहम्मद शाह ने उसे संधि की, तब वापस लौट गया। अब मोहम्मद शाह तो देख के डर गया था, है ना। तब मोहम्मद शाह उसमें युद्ध करने के लिए नहीं आया था, इसलिए उस संधि करके वापस लौट गया। तो ये हो गया, है ना। इसमें क्या है ना दोस्तों के सब चीज़ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, वो सारा मतलब कि ठीक से लिखा हुआ है, मतलब कि उतना भी शॉर्ट भी नहीं है, अब बहुत ज़्यादा ये भी नहीं थी, अच्छा खासा डीप में है। तो 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो किसके काल में किया था? तो 1739 में किया था, नादिर शाह के शासनकाल में। नादिर शाह जो था ये ईरान या फारस का आक्रमणकारी था, जो कि ये नादिर शाह ना दिल्ली में बहुत ज़्यादा कत्लेआम कराया था, पूरा ज़बरदस्त पकड़ के, और दिल्ली को दम भर लूटा था। कौन? नादिर शाह। और जाते समय क्या किया कि नादिर शाह जो है ना, जो एक था तख्त ए ताउस जो था, जो शाहजहाँ का एक, इसमें चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। जाते समय नादिर शाह जो था वो शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, है ना, शाहजहाँ का सिंहासन था मयूर सिंहासन, उसका नाम था तख्त ए ताउस, ये अपने साथ ले गया। और इसी में प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जड़ा था। कोहिनूर हीरा के बारे में आपको पता चलेगा, आप टेंशन ना लो कि कहाँ से कैसे कैसे आया। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो अब यहाँ पर ना ये सवाल काफ़ी अच्छा हो जाता है, यहाँ पर ये सवाल बनता है ऐसे कि मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? उसमें तो हीरा लगा था, वो अलग बात है ना, मगर हीरा लगा था तो जो सिंहासन था उस पर पहला आदमी कौन था? वो शाहजहाँ था, है ना। और अंतिम कौन था? रंगीला। ये रंगीन मियाज का था, कुर्सी बेचारा ये क्या किया हटवा दिया जैसे तैसे। चलो, तो नादिर शाह के आक्रमण ने भरभरा रहे मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। भरभरा मैंने समझ रहे हो ना,
भोजपुरी वर्ड है शायद। भरभरा रहे कहने का मतलब हुआ ना, जो नहीं होता है कुछ चीज़ जैसे बालू होता है, वो कंपन के द्वारा कुछ गिर खुद से गिर जाता है। तो एक तो गिर ही रहा था मुगल शासक, जो था ना मुगल गिर रहा था मुगल साम्राज्य, और ध्वस्त करके चला गया वो। तो इसी परिस्थिति में लगभग 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला का क्या हो गया, मौत हो गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला का मौत हुआ 1748 ईस्वी में। अब आगे आ जाता है अहमद शाह। 1748 से 1754 मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह मुगल शासक बनता है। इसने अवध को सूबेदार सफदरजंग को जो अवध का सूबेदार था उसका नाम था सफदरजंग, अवध का था सूबेदार, उसको अपना वजीर बनाता है। और दिल्ली की स्थिति दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, खराब हो रही थी, यानी भरभरा रहे थे। अहमद शाह का आँख निकालकर अंधा कर दिया गया एवं उसे सत्ता से हटा दिया गया। कौन किया दोस्तों, शायद हमें भी नहीं पता इसमें, मगर इतना याद रखना है कि अहमद शाह के क्या हुआ ना, अहमद शाह का आँख निकालकर अंधा कर दिया गया और उसको सत्ता से हटा दिया गया। अगला आता है आलमगीर द्वितीय। तो अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय मुगल शासक बना। यह भी एक अयोग्य शासक था। इसके समय में वजीर गाजी उद्दीन के पास सत्ता का अधिकार था। वजीर गाजी उद्दीन के पास सत्ता का अधिकार था। कुछ समय बाद इसने आलमगीर द्वितीय को मारकर शाह आलम द्वितीय को मुगल शासक बनाया। कौन बनाया था, वजीर गाजी उद्दीन, है ना। तो ये क्या किया, आलमगीर द्वितीय को मार करके शाह आलम द्वितीय को अगला मुगल शासक बनाता है। देखो सारा पॉइंट तो इम्पोर्टेंट नहीं रहता, मगर जो एकदम रहेगा ना बीपीआई उसको जरूर लिखना, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806। वजीर गाजी उद्दीन के सहयोग से शाह आलम द्वितीय मुगल शासक तो बना और इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अली गौहर था, है ना। शासक तो बन गया ना, मगर ये जो था ना मराठा एवं अंग्रेजों की कठपुतली था। कौन, शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज का और मराठा का। आपको ना सब कहानी समझ में आएगी, जब अंग्रेज में थोड़ा सा पढ़ाएंगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। धैर्य रखो, जैसे लिखा हो बस खाली पढ़ो, इसको समझो थोड़ा सा। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही मराठों एवं अफगानों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसमें अफगान अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ, है ना। अफगान अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था, मानी मराठा एक प्रकार से बोले तो मराठा हार गया। तो मराठा हार गया तो किसके काल में हुआ था, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में मराठों और अफगान के बीच में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसको याद रखना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, इसमें कौन जीता कौन हारा, ठीक। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और यही शाह आलम द्वितीय रहता है ना, इसी के काल में। देखो हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे तो सब चीज़ पढ़ेंगे ना उसमें, इसीलिए बोलेंगे, थोड़ा धीरे रखो, सब चीज़ समझ में आएगा। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ क्या था, शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल का नवाब मीर कासिम एवं अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। ये याद रखना थोड़ा सा, आगे मिलेगा आपको बक्सर के युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके संयुक्त मोर्चे को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। इसके कारण अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किया। जब ये संधि करता है ना तो एक बाद यही तो आता है लॉर्ड क्लाइव, जो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बनता है, ये लॉर्ड क्लाइव। तो इस संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब इसको हरा देता है पूरे तरीक़ा से, जब सब संयुक्त रूप से ये कर रहा था, हम लोग जब बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे ना तो उसमें अच्छे से समझेंगे सब चीज़ कि कौन कैसे कैसे था। चलो, तो इलाहाबाद की जो संधि होती है, याद रखना है कि जो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुआ, ये 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है। इसमें क्या हुआ, तो इसमें अंग्रेज़ों को क्या हुआ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गया। इस बात को याद रखना है आपको। मराठों के प्रयास से शाह आलम द्वितीय एक बार फिर से दिल्ली आया। शाह आलम द्वितीय फिर से दिल्ली आता है, तो इसके कारण अंग्रेज़ क्या करता है, इसका पेंशन बंद कर देता है। इन्हीं परिस्थितियों में 1806 ईस्वी में एक मुसलमान गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिया। ठीक है, कहानी ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आता है अकबर द्वितीय, छोटा सा है, इसी को भेजा था वो, मतलब कि राजा राम मोहन राय को ये भेजा था इंग्लैंड। तो जो अकबर द्वितीय है ना, ये केवल नाम मात्र का शासक रहता है। इसके समय में मुगलों का अधिकार दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर आ गया था। जो दिल्ली के लाल किला देख रहे हो ना, बस वहीं तक रह गया था। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था। तो राजा राम यानी यहाँ पर ये बात याद रखना है कि राजा राम मोहन राय है ना,
तो उसका राजा का उपाधि कौन दिया था? तो यही दिया था, राजा का उपाधि दे करके इंग्लैंड भेजा था इसको। कौन? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। अगला आता है बहादुर शाह द्वितीय। तो इसी के समय में ना जो विद्रोह होता है 1857 का क्रांति जो होता है, सैनिक विद्रोह रहता है, उस समय यही शासक रहता है। 1837 से 1858 तक ये बहादुर शाह का कार्यकाल है ये। तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल राजवंश का अंतिम शासक था। यह जफर के उपनाम से शायरी करता था, याद रखिएगा। किस नाम से? जफर के उपनाम से ये शायरी करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर कहते हैं, है ना। हालांकि बहादुर शाह एक वहाँ आया था, ये बहादुर शाह द्वितीय, मगर ये जफर के नाम से क्या करता था? शायरी करता था, इसीलिए इसको बहादुर शाह जफर नाम दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय जफर के काल में ही बहादुर शाह द्वितीय के काल में ही 1857 में सैनिक विद्रोह जो मैंने 1857 के सैनिक विद्रोह यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोल सकते हैं, ये हुआ था। हालांकि 1857 का जो है ना, ये चैप्टर है ना 1857, इसके बाद से लगभग सारा पढ़ाया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि बहुत पहले पढ़ाए थे। मतलब कि पढ़ाए क्या थे, मतलब बताए थे, है ना, बहुत पहले। तो उसको अगर आपको इच्छा होगा ना तो आप देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से बना होगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ से लेकर के 1857 तक पहुँचा देंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर देखेंगे कोई और सब्जेक्ट हो सकेगा तो स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी वगैरह, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है बताने में। तो ये हो गया दोस्तों, अब यहाँ तक हो गया, ये हो गया। तो 1857 में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो यही, क्योंकि यही था राजा ना, सब पकड़ के लाए करो, कहा बनो यार, तुम ही बनो, नहीं बोल रहा था, मगर फिर भी बहादुर शाह प्रथम को ही, बहादुर शाह द्वितीय, इसको बहादुर जफर कहते हैं, बहादुर शाह जफर, इसी को बनाया गया। तो अंग्रेजों ने इनके पूरे परिवार को मार दिया। मतलब कि जो बहादुर शाह द्वितीय था, अब विद्रोह कर रहा था। हालांकि 1857 विद्रोह इतना खतरनाक होता कहने के नहीं, मगर क्या हुआ ना कि अंग्रेज इसको, जितना परिवार था इसका मार दिया, और साथ ही में जो बहादुर शाह द्वितीय था इसको कहाँ भेज दिया गया? म्यांमार के, मतलब कि म्यांमार में यांगून भेज दिया गया, है ना। म्यांमार में ही नहीं, म्यांमार में यांगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1862 में इसकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और बहादुर शाह जफर का जो कब्र है ना, वो यांगून में ही है। कहाँ? ये यांगून में ही है। इस तरह मुगल राजवंश का अंत हो गया और भारत पर अंग्रेजों का शासन चालू हो गया दोस्तों। अब इस प्रकार से क्या हो गया ना, जब अब मर गया सब, मुगल कालीन जो शासक था मर गया, तब क्या हुआ ना कि बहुत सारा राज्य ना खुद को स्वतंत्र कर लिया। यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कई सूबेदारों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी। अब इसके समय में जैसे कि कौन कौन है, इसको याद रखना है। जैसे हम पढ़े थे, निजाम उल मुल्क जो था वो तो पहले कर लिया था। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क था, जिसको हम लोग चिनकिलिस खां कहते थे। इसने 1724 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किया था। हैदराबाद राज्य के अंतर्गत दक्षिण भारत के 6 राज्य शामिल थे। इसकी राजधानी हैदराबाद थी। हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनकिलिस था, इसलिए हैदराबाद को निजामों का राज कहा जाता है। हैदराबाद को क्या कहते हैं? निजाम का राज कहते हैं। और जो भी हैदराबाद का नवाब कहलाता था उस समय, वो निजाम ही कहलाता था। और निजाम उल मुल्क को मोहम्मद शाह रंगीला ने आसफ जाह की उपाधि दिया था। तो इसको आप याद रख सकते हो, ये पॉइंट को, कि निजाम उल मुल्क को रंगीला ने कौन सा उपाधि दिया था? आसफ जाह की उपाधि दिया था। निजाम उल मुल्क ने ही सैयद बंधु को समाप्त किया था। और हम बोले थे ना, यही ना कह रहा था, आप सेट किया था वो, अब मरवा दिया, ठीक ना। आगे समझते हैं। अवध में सआदत खां, ये अवध का नवाब है सआदत खां। तो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां, जिसको बुरहान उल मुल्क कहते हैं। इसने 1722 ईस्वी में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी। अवध की प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी, यानी उत्तर प्रदेश में थी, है ना। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सआदत खां ने उकसाया था। नादिर शाह को यही बोला था, सआदत खां ने ही बोला था कि आक्रमण करो दिल्ली पर। बाद में नादिर शाह को दिया गया वचन पूरा न करने के कारण सआदत खां ने आत्महत्या कर लिया। मतलब कि बोला था ना कि बहुत धन है इन लोगों के पास, मगर मुगल तो खोखला हो गया था ना। तब जितना वादा किया था कि जाओ वो मिलेगा, इसको नहीं ना, तो अपने वादा पूरा नहीं कर पाया सआदत खां, और नादिर शाह को उकसाया था, तो जिसके कारण ये आत्महत्या कर लेता है। बाद में आता है सफदर जंग आता है। तो सफदर जंग के बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे सुजाउद्दौला के बारे में। तो सफदर जंग, सआदत खां के मरने के बाद उसका भतीजा या तो दामाद बोलो, सफदरगंज अवध का शासक बन जाता है। और मोहम्मद शाह ने सफदरगंज को अपना वजीर बनाया। इसके बाद अवध के नवाब मुगलों के वजीर बनने लगे। जो भी अवध के नवाब है ना, वो धीरे धीरे मुगलों के
वजीर बनने लगा। इसलिए अवध के नवाबों को नवाब वजीर कहा जाता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसको लिख के पढ़िए ना, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक ना। हम तो सिर्फ रीडिंग डाल रहे हैं। अब देखो, बक्सर के जब शुजाउल दौला था ना, इसी के समय में तो देखो शुजाउल दौला के बारे में बोले तो बक्सर के युद्ध के समय में अवध का नवाब जो था वो शुजाउल दौला था, और इसके समय में शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब मीर कासिम एवं शुजाउल दौला मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, लेकिन बुरी तरह से पराजित हुआ था बक्सर के युद्ध में। प्लासी का युद्ध हुआ था ना जब, तो वो अंग्रेज धोखा दिया था सबको, वो सबको अपनी तरफ मिला लिया था जानबूझ के, मतलब वो युद्ध नहीं था, ऐसे ही धोखा था वो। मगर बक्सर का युद्ध था ना, वो पूरी तरीक़ा से लड़ा था अंग्रेज और हरा दिया। सोचो यार, हम ही लोग का देश, हम ही लोग पे ये किया, आक्रमण किया और शासन भी किया, गजब। हाँ, आसफ उद दौला। अब इसके शासनकाल में ही अवध की राजधानी को फैजाबाद से बदलकर लखनऊ स्थापित कर दिया गया। तो इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि ये अवध की राजधानी को कहाँ से कहाँ बदल कर किया, तो फैजाबाद से बदलकर लखनऊ स्थापित किया था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था ये? वाजिद अली शाह था। यह बहुत ही विलासी अयोग्य व्यक्ति था, 100 पत्नी थी, ऐसा सुने थे हम। इसी के शासनकाल में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में इसे कैद कर अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। इसी के समय में कौन मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी। ये नोट है, इसको पढ़ना है, ठीक है। आगे कर्नाटक है ना, तो अभी पहला कौन पढ़े थे, है ना, अब कर्नाटक पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा नंबर। देखो पहला यहाँ पढ़ते हैं ना, सब चीज़ पढ़ते हैं। पहला नंबर पढ़े हैदराबाद, हैदराबाद के बाद हम क्या पढ़े, हम लोग अवध पढ़े, अवध के बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन, तीसरा पढ़ेंगे कर्नाटक। अब देखो, कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादुतुल्ला खां था। अवध के कर्नाटक राज्य की राजधानी अर्काट थी। सादुतुल्ला खां के बाद दोस्त अली कर्नाटक का नवाब बन गया। कर्नाटक का नवाब कौन बन गया? दोस्त अली को मराठों ने बुरी तरीके से पराजित किया। इसके बाद कर्नाटक कमज़ोर हो गया। कर्नाटक यूरोपीय कंपनियों का कठपुतली बन गया। जब कमज़ोर हो गया तो यूरोपीय कंपनी इसको वही कर लिया। अब आता है राजपूत राज, जिसमें आमेर आता है। तो 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के बाद राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य आमेर था। आमेर का प्रमुख शासक जयसिंह था। जयसिंह ने ही 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना किया था। इस पॉइंट को याद रखना है कि जयसिंह ने ही जयपुर नगर का स्थापना किया था। और राजा जय सिंह एक राजनीतिक के साथ साथ में वैज्ञानिक अनुसंधान में भी रुचि रखता था। ये राजा जय सिंह ने, अब देखो इसका प्रमाण ये है कि 5 स्थान पर वैज्ञानिक वेधशाला जंतर मंतर की स्थापना किया था। कौन? राजा जय सिंह ने। जैसे कि दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, ये सब में। अब जाट राज आता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि क्षेत्रों में जाट निवास करते हैं। जाट कृषि पर आधारित एक जाति है, लेकिन इस क्षेत्र में इसका हमेशा वर्चस्व रहता है। जाटों ने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह कर एक अलग राज्य की स्थापना किया था। इन्होंने दिल्ली, मथुरा एवं आगरा के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जाटों के भरतपुर राज्य की स्थापना किया था। टाइम ओवर हो रहा दोस्तों। भरतपुर के जाट राज्य के संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह था। चूड़ामन भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक था। ये जाट राज्य का सबसे प्रमुख शासक सूरजमल था। ये इसे जाटों का प्लूटो एवं अफलातून कहा जाता है। किसको? सूरजमल को क्या कहते हैं? जाटों का प्लूटो या अफलातून, ठीक ना, जाटों का प्लूटो या अफलातून कहते हैं उसको, जाटों का प्लूटो या अफलातून। और 1763 ईस्वी में सूरजमल का मृत्यु हो जाता है। अब आगे सिख राज में देखते हैं। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक, ठीक है। सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी ने संगठित किया था। गुरु गोविंद सिंह के समय में सिख राजनीतिक एवं फौजी ताकत के लिए रूप में उभरे थे। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। इसके बाद सिखों का नेतृत्व कौन करने लगा? बंदा बहादुर करने लगा।
और बंदा बहादुर को फारुखसियर के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया था। बोला गया था कि मुस्लिम कबूल करो। बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद सिख 12 गुट में बट गया। इन 12 गुटों को मिसल कहते हैं। इस बात को याद रखना है, पूछ देगा आपसे मिसल क्या है। ठीक, इसने सुकरचकिया मिसल के महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों को संगठित किया। एक सुकरचकिया मिसल के यानी कि जो गुट था ना, तो वही गुट में से एक गुट था जिसका नाम था सुकरचकिया मिसल। इसके महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों को संगठित किया था और स्वतंत्र पंजाब राज्य की स्थापना किया। स्वतंत्र पंजाब राज्य की राजधानी लाहौर थी। और कहाँ से राजधानी इसका? लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह का राज सतलज नदी के पश्चिम से लेकर के अफगानिस्तान की सीमा तक था। हालांकि मजबूत शासक बहुत थे ये रणजीत सिंह। अंग्रेजों ने 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह से प्रसिद्ध अमृतसर की संधि की थी। आपको याद रखना पड़ेगा ये बात को कि अमृतसर की संधि किसके बीच में हुआ था। तो अमृतसर की संधि, सब संधि जो भी रहेगा ना एक जगह लिख करके उसको सबको डेट किसके साथ हुआ था ऐसे बनाना आपको। तो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किसके साथ में हुआ था? तो ये अंग्रेजों के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। तो इसके अनुसार सतलज नदी के पूर्व अंग्रेजों का अधिकार था और सतलज नदी के पश्चिम महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार था। और जो मतलब कि अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है ना, वो सोना कौन दिया था? मतलब कि ये सोने का ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था, यानी सोना चढ़वाया था ये। बंगाल के बारे में देखते हैं, बंगाल के बारे में। तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। ये मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद में स्थापित किया था। मुर्शिद कुली खां के बाद 1727 ईस्वी में इसका दामाद है ना, सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बन गया। सुजाउद्दीन के बाद 1739 ईस्वी में उसका बेटा का नाम क्या था? उसका बेटा सरफराज खां ये बंगाल का नवाब बन जाता है। सरफराज खां को हटाकर अलीवर्दी खां बंगाल का, अब सरफराज खां को फिर हटा करके अलीवर्दी खां क्या करता है? बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां एक योग्य व्यक्ति था। इसके समय में यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ने लगा। अलीवर्दी खां कहा करता था कि यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खियों के समान हैं, उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे तो ये शहद देगी, अगर हम छेड़ देंगे तो ये काट खाएगी। तो इस बात को आप याद रखना पड़ेगा आपको कि कौन कहा था ये बात को, है ना। तो कौन कहा था ये? अलीवर्दी खां कहा था। अलीवर्दी खां कौन था? तो ये हटाया था सरफराज खां को। अब आता अगला सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही 1757 ईस्वी में प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था। इसी के शासनकाल में होता है। अब प्लासी का युद्ध जो होता है ना, एकमात्र धोखा रहता है यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मारा गया। इस प्रकार सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों, ये पॉइंट, ठीक ना, कि सिराजुद्दौला पराजित हो गया था, मारा गया, है ना। किसमें? प्लासी का युद्ध में 1757 में हुआ। और ये जब मर गया तो सिराजुद्दौला बंगाल का ही अंतिम स्वतंत्र नवाब था। इसके बाद बंगाल के जितने भी नवाब हुए वो अंग्रेजों की कठपुतली ही रहे। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो एक काम करते हैं, पेशवाओं के अधीन मराठों शक्ति का उत्कर्ष जो है ना, हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे इसको। अब यहाँ तक क्या करना है, जितने लिखा है इसको तैयार कर लेना है और इसको याद करने का कोशिश करना है, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।